गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। आपको आज सबको पता होगा, हम नए 12th सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 12th क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई केमिस्ट्री का सेशन, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर लेने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा सॉल्यूशन। इससे पहले हमने कौन सी क्लास में सॉल्यूशन पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था ये सॉल्यूशन वाली बात 9th क्लास में पढ़ी थी। 9th क्लास में हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ा था? 9th क्लास में हमने 3 तरह के मिक्सचर पढ़े थे, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलाइडल। ओके, in this chapter we are only going to focus on the solution part, and as you know that there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। मिक्सचर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक बात, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब कोई भी चीज़ 2-3 चीज़ों को मिला के जो बनता है, दैट इज मिक्सचर। एंड द टाइप ऑफ मिक्सचर इज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जो हर जगह से होमो कहने का मतलब क्या हो? हर जगह से सेम दिखते हो, हर जगह से सेम कॉम्पोजिशन हो, बराबरी की मिलावट हो, मतलब हम उसे सेपरेट इजीली ना कर पाए। जस्ट टेक द बेसिक एग्जांपल ऑफ वाटर H2O से बना है ना। क्या हम H2 और O2 को अलग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और उसकी मिलावट हर जगह एक सी रहती है, ऐसा तो नहीं। वाटर का कहीं टेस्ट मीठा है, कहीं खट्टा है, कहीं कोई और टेस्ट है। सेम टेस्ट थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, एक पानी में सेम टेस्ट होता है, विच मीन्स इट्स कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन इज सेम। मतलब जो भी हमारा मिक्सचर बना है, वाटर जो है टेक्निकली देखा जाए, वो जो कंपाउंड है H2O, वो 2 एलिमेंट से बना है ना। कौन कौन से वो 2 एलिमेंट है? वो 2 एलिमेंट है H2 और O2। ठीक है, जब मैंने H2 और O2 को मिलाया तो एक कंपाउंड बन गया H2O। ठीक है, इस H2O ये होमोजीनियस है, ऑब्वियसली कंपाउंड्स होमोजीनियस होता है, हमने पढ़ा था 9th में। हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सके, वी कांट सेपरेट देम। और उसकी कॉम्पोजिशन और मिलावट हर जगह यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेट्रोजीनियस। देखो एक सिंपल एग्जांपल लो, होमो सेम, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है जिसमें कॉम्पोजिशन को हम आसानी से मतलब डिस्टिंग्विश कर सके। सबसे बेस्ट एग्जांपल लो हमारी मिक्सचर नमकीन हम लोग देखते हो, जो नमकीन वेफर्स आते हैं, वेफर्स तो अलग हो गए, जो नमकीन आती है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, मिक्सचर नमकीन आती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तीखी खट्टी मीठी सी लगती है वो, है ना। उस नमकीन में आप देख सकते हो, आप चाहो तो उसमें से पीनट्स अलग कर सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स अलग कर सकते हो, और वो जो मतलब और जो अलग अलग नमकीन का पार्ट होता है आप उसे अलग कर सकते हो। मतलब उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। कहीं हमें नमकीन का टेस्ट आ रहा है, कहीं हमें कॉर्नफ्लेक्स का टेस्ट आ रहा है, कहीं हमें आलू भुजिया का टेस्ट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो जब ऐसे मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, हर जगह डिफरेंट टेस्ट आ रहा हो, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ओके, अब मुझे मिक्सचर बताने का मतलब क्या था? आप कहोगे मैम ये मिक्सचर क्यों बता रही है, चैप्टर का नाम तो सॉल्यूशन है। घबराना नहीं है, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, उसी की तरफ जा रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो को भूल जाओ। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, सॉल्यूशन इज आ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कहने का मतलब है इसकी कॉम्पोजिशन और मिलावट हर जगह सेम सी रहती है। अब आपको कहोगे मैम कैसे? कोई एग्जांपल? सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक सबको पसंद है। अब गर्मी आ रही है, आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने का इतना मन करेगा, पर कभी आपने देखा कि कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट एक सिप पियो तो कोई और टेस्ट है, दूसरा सिप पियो तो कोई और टेस्ट है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक एक सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। क्यों ट्रू सॉल्यूशन होता है वो? क्योंकि हम उसके टेस्ट थ्रू आउट द सेम रहता है, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? हमारा ब्लड होमोजीनियस मिक्सचर है ना, हम उसको सेपरेट तभी कर सकते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से, हम खुद नहीं कर पाएंगे। खुद आप कभी अब ब्लड को घर में सेपरेट करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। सॉल्यूशन जो ब्लड होता है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको हम तभी सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली डॉक्टर्स उसे एग्जामिन कर सकते हैं, वो भी सेपरेट उस तरह नहीं कर पाते। ब्लड हो गया,
वो हो गया, क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये तो था लिक्विड्स का होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हम सांस लेते हैं, वो कौन सी होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर। एयर भी टेक्निकली आप देखो एक तरह का मिक्सचर है और होमोजीनियस भी है। कैसे, हम एयर को अलग कर सकते हैं क्या, वो हमने ऑक्सीजन पकड़ लिया, वो हमने हाइड्रोजन पकड़ लिया, वो हमने नाइट्रोजन पकड़ लिया, ऐसा हम कभी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी करा है क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सांस लेने से पहले पकड़ लिया हो, ऐसा नहीं करा। एयर तो हर जगह से सेम सांस ली जाती है ना, हाँ कभी बदबू वाले इन्वायरमेंट से वहाँ बदबू आती है, बट एयर इज अ मिक्सचर ना, वी कांट सेपरेट इट, सो एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर है तो एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप कहोगे मैम सिर्फ क्या गैस और लिक्विड ही सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई सॉलिड का एग्जांपल नहीं है आपके पास? है मेरे पास सॉलिड का एग्जांपल। सॉलिड का एग्जांपल है, आपने देखा होगा ब्रास, ब्रॉन्ज, सुना होगा ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है जिसे हम कांस्य पदक भी कहते हैं, 3rd पोजीशन को मिलता है ना ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ब्रॉन्ज मेडल है वो एक कॉपर और जिंक का अलॉय है। अलॉय क्या होता है, कॉपर और जिंक मेटल को जब मिलाते हैं तो उससे ब्रॉन्ज अलॉय बनता है। क्या कभी अलग उस मेटल को कभी तोड़ के देखा इससे कॉपर निकल गया और जिंक निकल गया, ऐसा नहीं होता। तो देखो ये सॉलिड है पर ये एक सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में ये होमोजीनियस भी है क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैन बी इन एनी स्टेट, इट कैन बी इन लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स से सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होता क्या है, सॉल्यूशन के अंदर होते हैं दो चीजें, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आपको पता होगा सॉल्वेंट हमेशा लार्ज इन क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज होती है, क्वांटिटी लार्ज होती है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कहती है स्मॉल क्वांटिटी में होता है ये। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी होता है, जैसे लेमनेड, नींबू पानी, चीनी पानी, सारे जितने पानी होते हैं, नमक पानी, ठीक है, चीनी पानी, हम चीनी कम डालते हैं, पानी ज़्यादा डालते हैं ना, जब हम चीनी पानी, शुगर सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो सॉल्यूट हमेशा मात्रा में, क्वांटिटी में कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा मात्रा में ज़्यादा होता है। और आपको पता है जो ज़्यादा होता है बात उसी की चलती है। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो पूरा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो पूरा सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो पूरा सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में होगा। मतलब इससे हमें बात क्या पता चल गई, जो ज़्यादा उसकी धाक ज़्यादा, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसी का फिजिकल स्टेट पूरे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट बताएगा। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है अगर सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो हमारे सॉल्यूशन का नेचर भी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? चलिए आप कहोगे मैम कोई एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन के दो एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा चाशनी जिसमें हम रसगुल्ले को डालते हैं, चाशनी थोड़ी थिक होती है ना, और जब नॉर्मल चीनी पानी लो वो बहुत पतला होता है। ऐसा क्यों, दोनों में तो चीनी है, एक मोटा और एक पतला क्यों? ध्यान से देखो, चाशनी में हम चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं और पानी का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं ना। तो पानी का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो इस टाइम पानी बन गया सॉल्यूट और चीनी बन गया सॉल्वेंट। सिंस चीनी का कंसंट्रेशन थोड़ा मेल्ट होने का लिक्विड ही हो जाता है तो यहाँ पे थिक लिक्विड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि चीनी का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। वहीं जब हम शुगर सॉल्यूशन लेते हैं उसमें पानी ज़्यादा और चीनी कम, तो उसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा, तो दैट इज अ सॉल्वेंट and the state of the solvent is here liquid, so the state of the solution would be depend on the physical state of the solvent. Simple words, जो भी solvent का physical state होगा, चाहे वो liquid है, solid है, gas है, वही पूरे solution का वो क्या नाम है, state बताएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। एयर जो है, एयर वो है एक गैस सॉल्यूशन हुआ। आपको पता ना, हमने कहा 24 कैरेट सोना, सुना होगा ना, 24 कैरेट का सोना है। बहुत लोग कहते हैं कि मैम ये 24 कैरेट का सोना है। 24 कैरेट का सोने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 24 कैरेट गोल्ड होगा। 24 कैरेट सोने में कॉपर की मिक्सिंग की जाती है, कॉपर की मिक्सिंग की जाती है। पर कभी आपको कॉपर दिखा है क्या? तो कॉपर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो सॉल्यूट होता है।
इस वजह से 24 कैरेट सोने में 22 कैरेट ही गोल्ड होता है, बाकी जो बचा हुआ इम्प्योरिटीज है वो किसकी, हम कॉपर की ऐड करते हैं। तो सिंस अमाउंट ऑफ कॉपर इज कम, मतलब बहुत कम है, तो कॉपर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो हमारा जो क्वांटिटी में ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है, गोल्ड, तो गोल्ड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसलिए पूरे जो सोने का वो बनता है उसमें में ज़्यादा गोल्ड दिखाई देता है, गोल्ड ज़्यादा है और कॉपर कम है। ठीक है, या तो बस में आ गई, छोटी सी बात थी, बहुत ईजिली आप लोग याद भी कर लोगे। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, चीज़ों को जितना ज़्यादा आसानी से समझो ना, वैसे सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, बात खत्म हो गई। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी होती है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी होती है। ठीक है, या तो बस समझ में आ गई आप लोगों को। और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कि वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड रहेगा और गैस में रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे करता है, सॉल्यूट के नहीं, सॉल्वेंट के। क्यों सॉल्वेंट की करता है, बिकॉज सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जब हम सॉल्यूशन का वो करते हैं, कंपोनेंट्स की थोड़ी चेकिंग करते हैं, तो हम उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे करते हैं। तो कंसंट्रेशन हम 2 तरह से नापते हैं, एक क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन नापते हैं और एक क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन नापते हैं। अब आप कहोगे मैम क्या बातें हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो। कंसंट्रेशन मतलब पता है ना आपको, मात्रा, क्वांटिटी। जब हम क्वालिटेटिव नापते हैं कंसंट्रेशन, मतलब कहने का मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन को देख रहे हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप लैब में जाते हो, एक एसिड पे HCl, कहीं कहीं डाइल्यूट HCl रखा होता है, कहीं कहीं कंसंट्रेटेड। मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की कम। डाइल्यूट का मतलब जब एसिड की मात्रा कम हो और पानी की ज़्यादा। ये है क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन देखना, क्वालिटी देख के। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, और इस चैप्टर में हम क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जो पैरामीटर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है मास परसेंटेज। क्या पैरामीटर है, मास परसेंटेज। देखो, अगर मैं मास परसेंटेज बोल रही हूं, मास परसेंटेज तो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द डेफिनेशन फ्रॉम द वर्ड और द टॉपिक इटसेल्फ। ठीक है, मास परसेंटेज का मतलब होता है किसी मास का परसेंटेज निकालना है हमें, और मैथ्स में अगर हम जाए तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 100। चलिए सपोज करो हमारे पास, मैंने आपको बोला कि मैंने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड करा है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो टोटल सॉल्यूशन कितने का बन गया, 10 + 90 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन बन गया। टोटल सॉल्यूशन, TSS टोटल सॉल्यूशन। तो अब हम इसका मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मास परसेंटेज हमेशा सॉल्यूट का निकालते हैं, सॉल्यूट जो कंपोनेंट होता है उसका निकालते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर रहेगा, ये मास परसेंटेज में आपको निकालना सिखा रही हूँ। मास परसेंटेज को हम W/W से डिनोट करते हैं। W इज द सिंबल यूज फॉर डिनोटिंग मास। जो क्वेश्चन में गिवन मास होता है उसको डिनोट करने के लिए W यूज करते हैं, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको डिनोट करने के लिए M यूज करते हैं। क्वेश्चन में गिवन मास, ठीक है, या गिवन मास है तो ये इसके लिए W यूज करेंगे। मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंस इट इज अ परसेंटेज तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल में लगा के देख लेते हैं। हमारा सॉल्यूट कितना था, जो क्वांटिटी में कम है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 ग्राम इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, 10%। तो 10% ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन वाटर। तो अगर आपसे पूछे कि 10% बाय, कभी कोई क्वेश्चन में लिखा आता है कि ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन वाटर 10% बाय मास, कभी कभी ये क्वेश्चन में रिटर्न होता है कि ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन वाटर इन हाउ मच क्वांटिटी, 10% प्रेजेंट बाय मास। सिंपल मतलब 10% प्रेजेंट बाय मास का मतलब वो 10 ग्राम है, 20% प्रेजेंट बाय मास का मतलब वो 20 ग्राम है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है कि मतलब यहाँ पे 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है बाय मास, कहने का मतलब वो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि 100 ग्राम था, इनटू 100। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप लोग वैसे तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या, आगे देखिए क्लास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुक रीड करना। अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आपके पास ऐसा वर्डन भी नहीं है, ठीक है। बुक जरूर रीड करिएगा। आपको एक सिंपल बात है, एनसीईआरटी बुक जो होते हैं, मेरे टीचर ने मुझे हमेशा से बोला, एनसीईआरटी बुक के अलावा बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फॉर ये मेन बात मैं केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है, उसके लिए तो रेफरेंस हमें करना ही पड़ता है। पर केमिस्ट्री की वो जो एनसीईआरटी बुक है ना आपकी, वो आपकी बाइबल बुक है। मतलब आप उससे उस बुक को पढ़ लो, वहाँ की इधर उधर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। और पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर्स रीड करो, पढ़ने का मतलब चैप्टर को रीड करो। चैप्टर रीड करोगे तो अपने आप क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक को रीड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2-2 पेज का रोज का टारगेट बनाओ, देखो ऐसे बुक खत्म हो जाती है, ठीक है। सिर्फ 12th क्लास और 2-2 पेज तो नहीं बनाओगे, वो तो कम से कम 5 पेजेस का तो बनाओगे, तो देखना बुक कब खत्म हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन से चैप्टर से करना है? सॉल्यूशन चैप्टर से, क्योंकि अभी हम वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लास एक बात हमेशा याद रखिएगा, मास को हमेशा हम किस फॉर्म में लेते हैं? इन ग्राम और केजी, आप लोगों को पता होगा। तो हम वॉल्यूम को हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं? इन लीटर्स। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसमें भी सेम है, अगर लिखा है 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो, क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन into 100. Why we are multiply 100 over there? Because we are trying to extract the formula of percentage. Okay, so volume of solute is which is less in number, 10 ml and 90 ml. I think this is 10 ml ethanol is solute, 10 ml by total solution 10 plus 90 100 into 100. 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 10% आंसर आया। 10% बाय वॉल्यूम। 10% बाय वॉल्यूम कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा वो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो 10% बाय वॉल्यूम मतलब 10 ml है, ठीक है। अगर 10% बाय मास लिखा हो तो 10 ग्राम है, और 10% बाय वॉल्यूम लिखा है तो 10 ml है। तो अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, क्या वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंड पे करेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? सोचो तो। हाँ होगा, हमें पता है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। हमने पीछे जो हम थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा होगा ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विच मीन्स it gets affected by the temperature. So volume is temperature dependent and mass is temperature independent. Okay, तो volume percentage is temperature dependent and mass percentage is temperature independent. Understood? सिंपल सी बात है, जहाँ पे वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारी चीज़ें लीटर्स में होती है, लिक्विड में होती है। और जहाँ पे मास होता है सारी चीज़ें ग्राम में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी is denoted by capital M. What is the formula of molarity?
moles of solute divided by volume of solution. Volume of whole solution, or volume should be written in which unit? Liter. Okay, this is the formula of molarity. So sometimes question is asked from the molarity topic, define molarity. So what is molarity? Molarity is denoted by capital M, moles of solute divided by volume of solution, and volume of solution should always take the unit of liter, हमेशा लीटर की यूनिट लेगा. ठीक है, फिर से देखो अपना एक बार हम थोड़ा सा माइंड अपना प्रीवियस ट्विस्ट करके ले जाए. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पे भी लीटर आ जाता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है. सोचो सोचो सोचो, वॉल्यूम आ गया, लीटर आ गया, तो द वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो इससे हमें ये बात क्या बताती है कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके, आपको पता है एक इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है. इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है. एंटी फ्रीज कहने का मतलब क्या होता है? जो हम रेडिएटर्स में डालते हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है जल्दी ठंडी ना पड़ जाए, वो ना इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज, मतलब फ्रीज होने से का एंटी है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को और कम करता है ताकि गाड़ी का रेडिएटर जल्दी ठंडा ना हो जाए. ये फॉरेन कंट्रीज और मेनली जो ठंडी जगह होते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है. तो पता है इथाइलिन ग्लाइकॉल 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय वॉल्यूम लिया जाता है. कहने का बाय 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय वॉल्यूम मीन्स 35 लीटर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल या 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया जाता है. तो ये देखो कौन सा परसेंटेज आ गया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. क्यों? कि बाय वॉल्यूम है. तो 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया जाता है वाटर के अंदर. इसका मिक्सचर हम रेडिएटर अपनी गाड़ियों में डालते हैं ताकि वो गाड़ी को जल्दी ठंडा होने ना दे, वो एंटी फ्रीज का काम करे. ठीक है, तो अगर 35% बाय वॉल्यूम लिखा है तो 35 ml होगा ये, या 35 लीटर होगा ये. अगर 35% बाय मास लिखा होता, जो कि सॉलिड के केस में, तो यहाँ पे 35 ग्राम होता. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. मोलैरिटी समझ में आ गया आप लोगों को, इसके न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगी. अब हम करते हैं मोलैलिटी. मोलैलिटी मैम कहो मैम अभी तो हम मोलैरिटी करा देते हैं, सेम क्यों बोल रहे हो? मैं मोलैलिटी बोल रही हूँ, LITY. मोलैलिटी जो होता है वो स्मॉल m से डिनोट किया जाता है. ठीक है, फॉर्मूला इसका भी ऊपर वाला सेम है. मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाय, नीचे का फॉर्मूला सेम नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट. which always mass is always written in which unit? kg. okay, and moles का मोल होता है यूनिट. so as you can see here that in this temperature we don't have volume. हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ. so molality which is denoted by small m is temperature independent because there is no volume written over here. यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा. मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और मोलैरिटी R वाला कैपिटल M वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा मास होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था. क्लियर है? नीचे ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें भी है, वहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें भी ऊपर था. ये कॉमन बात है. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो है मोल फ्रैक्शन. क्या याद रखना है हमें? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट लिए, ए और बी चीज़ें ली हैं. अब मुझे क्वेश्चन आया कि ए के कितने मोल्स हैं? ए के बहुत सारे मोल्स हैं,
और बी के बहुत सारे मोल्स हैं, ये बी के मोल्स हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कितने मोल फ्रैक्शन होता है। अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स। एंड इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द फॉर्मूला फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, बी को भी भूल जाओ, मुझे बोला है, क्वेश्चन आया है मुझे कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालो। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालता है उसके मोल्स को हमेशा ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ए का निकालो, यहाँ ए लिख लिया, मोल्स ऑफ ए के जितने मोल्स हैं, सपोज यहाँ पे ए के 10 मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। अगर इसके 10 मोल्स है और इसके 20 मोल्स है, वो नीचे ऐड टोटल नंबर ऑफ मोल्स और ए के मोल्स ऊपर है। ये कब होगा, जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसका, ए का। सपोज करो क्वेश्चन आया कि बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला में यहाँ बी लग जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, नीचे फॉर्मूला सेम ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, ए और बी के, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, पर मोल्स को हम नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर एन से, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये किस केस में था, एक्स बी के केस में था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू एन बी प्लस एन ए। ओके, ये एन इज नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, एंड एक्स इज मोल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज करो एक कंटेनर दिया है और सबका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सबका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, सपोज या तो 2 है, आप निकाल लोगे, हो सकता है मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स आ जाए, सबके मोल फ्रैक्शन तो नहीं निकालोगे ना। तो क्वेश्चन आ गया कि कंटेनर में मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, सबके मोल फ्रैक्शन निकालो, ये तो ज़्यादा हो गया ना, इसके मोल फ्रैक्शन निकालो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल बात याद रखना, इन अ सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स शुड ऑलवेज बी यूनिटी। यूनिटी कहने का मतलब है सारे मिलके एक ही बनाएंगे ना, तो सारे मोल फ्रैक्शन का सम, सारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। ये बात याद रखना, सारे मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी, सपोज करते n टाइम्स तक आ गया, इन सब का सम क्या होगा 1। क्यों मैं 1 बोल रही हूँ, अरे सारे मोल फ्रैक्शन तो एक ही सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो द मोल सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोल्स, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन शुड ऑलवेज बी यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, इंपॉर्टेंट थे। सॉल्यूशन क्या होता है, उसका वो कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट कैसी होती है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसी होती है, जिसमें हमने पढ़ा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट होता है, और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सारे एक सॉल्यूशन में, एक कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर मुझे सबका मोल फ्रैक्शन निकालने को बोले और ऐड करने को बोले तो सबका सम क्या होगा, यूनिटी होगा। इससे आपका न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प होगा। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये बात मैं बताऊंगी, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मोलैरिटी की न्यूमेरिकल्स करेंगे और अपने टॉपिक को मोलैरिटी की न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आगे जो हमारे टॉपिक है हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। For more such videos, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.